हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं नायाब सीरीज में, जहां फिजिक्स एकदम धमाकेदार चलता है, बिल्कुल बेसिक से चलता है और बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल दिलाने के लिए बिल्कुल ये कंटेंट सफिशिएंट होता है। तो हम हैं आज वेक्टर के लेक्चर नंबर 6 में और आज पढ़ेंगे बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में। वेक्टर का एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट जो पूरा फिजिक्स में यूज होता है, चाहे वो 11th का हो, 12 का हो, कहीं का भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट पे एकदम आज ग्रिप बना लेंगे। फिर इक्विलिब्रियम के बाद पढ़ेंगे 3D में किस तरीके से अपन करते हैं कंपोनेंट्स, और वहां से पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद वेक्टर का एक और बेहतरीन सा एप्लीकेशन है पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, इसका भी फील लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का जो भी डीपीपी या नोट्स है वो आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया जाता है बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग एकदम धमाका मचाते रहिए और नया बैच में बिल्कुल सारे लोगों ने एकदम दंगल कर रखा है, तो आप भी बिल्कुल दंगल करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो आज क्या है सर, आज का गोल क्या है? आज अपन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स इन 3D जो डायरेक्शन कोसाइन है, फिर पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर जहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझेंगे, और न्यूमेरिकल्स। तो ये सारा चीज आज अपन कवर अप करेंगे, राइट बेटा? चलिए सर, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। जब भी मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है वो पहले समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल के ऊपर जीरो है, या किसी सिस्टम के ऊपर भी जीरो हो सकता है। वो एक पार्टिकल हो सकता है या रिजिड बॉडी हो सकता है। इस चैप्टर में जब मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम का, तो ये मेरे लिए रिजिड बॉडी नहीं है। क्या मतलब होता है सर रिजिड बॉडी का? रिजिड बॉडी का मतलब एक डिस्क्रीट बॉडी जिसका लेंथ हो, विड्थ हो, बॉडी हो, और इसको घुमाने से, नचाने से, चलाने से इसका स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज ना हो। इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। इसके बारे में अपन स्टडी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं फोटो ऐसा भी बना दूं, ये भी मेरे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मैं फोटो एक लाइन भी बना दूं तो भी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। एक आदमी बना दूं तो भी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो कहने का मतलब अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है दोस्त? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, या हमारे लिए जो भी चीज है वो कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यानी कि उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब कुछ भी नहीं है? नहीं। ऑल्दो फोटो ऐसा बनाओगे, हाँ, लेकिन हम मानेंगे उसे पॉइंट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब हम रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जो यहाँ पे अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वहां पे रिजिड बॉडी का रोटेशन के चलते भी उसके इक्विलिब्रियम को देखा जाता है। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। क्या होता है ऐसा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? जैसे बॉडी इधर ना चले, इधर ना चले, इधर ना चले, चलने वाला इक्विलिब्रियम, यानी कि नहीं चले, नाचे या नहीं नाचे उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट नाच रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वहीं से एक्सिस पास कर दो तो नाचता हुआ दिखेगा क्या? नहीं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के रोटेशन की हम बात नहीं करते। हम रोटेशन की बात किसकी करते हैं? इस तरीके के रिजिड बॉडी का, ये रोटेट कर सकता है। लेकिन ऐसे एक बिंदु है, एक पॉइंट है, वो कैसे रोटेट करेगा भैया? तो उसके रोटेशन की कोई बात नहीं करते। इसीलिए अभी से लेके रोटेशन के चैप्टर तक मैं कोई भी बोलूं बॉडी है, इसका मतलब वो एक पॉइंट बॉडी है दोस्त। समझ आ गया ना? ये न्यूटन्स लॉ में भी यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम देख रहे हैं। इसका मतलब होता है सर कि सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोलता हूं, ये रियल फिजिक्स को डिस्कस करता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कोई बॉडी जो है वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स को सेम वेलोसिटी से लेके चल रहा हो, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल। तो जब मैं बात करता हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एफ नेट जो बॉडी के ऊपर हो उसका टोटल सम, सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो नेट है, एफ नेट लिख दो या फिर एफ नेट लिख दो, या फिर ऐसे लिखो सिग्मा एफ, बात बराबर है। एक्सटर्नल एफ नेट का भी मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, लेकिन कैसा फोर्स? इसका वेक्टर सम। ये क्या होना चाहिए? जीरो। इसका वेक्टर सम, एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी के अंदर के फोर्सेस की बात हम नहीं करेंगे, हमेशा बाहरी फोर्सेस की बात करते हैं। तो अगर सारे के सारे फोर्सेस जो बॉडी पे लग रहा है उसका सम,
सिग्मा मतलब सम, जीरो हो तो हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास सपोज करो ये एक बॉडी है, सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं सर, चलो मेरे पास एक बॉडी है। अब ये बॉडी जो है इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इस पे मान लो किसी ने फोर्स इधर की तरफ लगा दिया F1, किसी ने फोर्स इधर की तरफ लगा दिया F2, किसी ने फोर्स इधर की तरफ लगा दिया F3, किसी ने फोर्स इधर की तरफ लगा दिया F4। अब इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं बोलूं ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा मैंने बोला, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो मेरे लिए बॉडी कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या बोलूंगा? इन सारे फोर्सेस का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो वेक्टर में ये चीज सिखा रहे हो सर, न्यूटन्स लॉ में भी यूज करेंगे, फ्रिक्शन में भी, सब जगह यूज करेंगे। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि ये क्या बता रहा है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस और भी कोई वेक्टर हो तो इन सब का सम क्या होगा बेटा? जीरो। तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज समझ आया, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्या मजा आया? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फोर्स सिंपल फोर्स नहीं है, ये वेक्टर सम है। जब मैं वेक्टर सम की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है वो फोर्सेस के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, एक्स में, वाई में, एक्स में, वाई में, इस तरीके से, यानी कि इस फोर्सेस का सब कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन का भी जीरो होना चाहिए, फोर्स जो है एक्सटर्नल वो वाई डायरेक्शन का भी जीरो होना चाहिए, फोर्स जो है एक्सटर्नल वो जेड डायरेक्शन का भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? यानी कि एक्स का फोर्स, वाई का फोर्स, जेड का फोर्स, इन सब के फोर्स का सम जीरो होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, whether the forces is in x direction, whether the forces is in y direction, whether the forces is in z direction, इन सारे फोर्सेस का सम यदि जीरो है तभी हम बोलेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम अगर ये सारे फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है तो हम यहां से इन्फरेंस निकालेंगे, हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैंने बताया कि मैं हमेशा कुछ भी बना दूंगा, जब तक रोटेशन चैप्टर नहीं आएगा तब तक हमारे लिए हर एक बॉडी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। क्या लिखूंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। क्लियर हो गया? एक्स में, वाई में, जेड में, डन है बिल्कुल। तो इसके ऊपर एक छोटा सा पहले क्वेश्चन करते हैं, तब और आगे बढ़ाएंगे। इसे ये क्वेश्चन लो, मैंने बोला थ्री फोर्सेस, देखो इधर ध्यान से, थ्री फोर्सेस A is equal to this, B is equal to this and C acting on a body to keep it in equilibrium, then C is, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों का सम कितना होगा बेटा? जीरो सर, यही बताया मैंने, इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? जीरो। मुझे क्या निकालना है? C। C किसके बराबर होगा? ये भी उधर, ये भी उधर, माइनस ऑफ A प्लस B। तो A वेक्टर और B वेक्टर का सम कर दो तुम, उसके आगे माइनस लगा दो, तो इसका और इसका सम करो, सम में आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ जाएगा, के साथ जाएगा। ये बताया था मैं अभी तुरंत, पिछले क्लास में एक दो क्वेश्चन भी करवाया, डीपीपी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो अगर ए प्लस बी करोगे तो आई प्लस 2i, ये हो गया 3i, बहुत मजा आया सर, प्लस जे माइनस जे, ये निपट गया, प्लस जे माइनस जे निपट गया, तो जीरो जे हो गया। क्या हो गया? जीरो जे। ओके, अब अगला देखो, के और प्लस 3k कितना हो गया? 3 और 1 4k। अब इन सब के आगे क्या करना है बेटा? माइनस लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -3i और -4k। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? सी वेक्टर। सी वेक्टर हो जाएगा -3i -4k। तो माइनस कॉमन ले लो तो 3i + 4k, ये आंसर हो जाएगा। मजा आया तुम्हें? कितना शानदार एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम का। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर के टर्म में। चलिए एक और क्वेश्चन टेकल करते हैं। बोल रहा है थ्री फोर्सेस F1 इज इक्वल टू, और ये कुछ लिखा नहीं क्या? F2 लिख लो फिर, F2 इज इक्वल टू,
and F3 is equal to this. Act simultaneously on a particle in order that the particle may be in equilibrium. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज, बात समझ में आ रही है? अब देखो ये फोर्सेस है, ये फोर्सेस है, ये फोर्सेस है। अब क्या बोल रहा है? सिमिल्टेनियसली एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है। फिर बोला इन ऑर्डर टू पार्टिकल मे बी इन इक्विलिब्रियम। अभी क्या बताया मैंने जब कि पार्टिकल यदि इक्विलिब्रियम पे है तो उसका सारे फोर्सेस का सम क्या होगा दोस्त? जीरो होगा। तो लिखो यहां पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये तीनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बोला सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब तीनों का सम करो। अब देखो ध्यान से, चलो आई आई के साथ ऐड करो। तो ये 3i और 3i कितना हो गया? 6i। लिखो 6i। और यहां पे कितना है? ai। तो लिखो 6 प्लस ai, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस, ये तो F1 का आई गया, 2j प्लस 4j, 4 और 2 6j, तो लिखो प्लस 6j। और ये कितना हो गया? प्लस aj प्लस aj। फिर क्या हुआ? माइनस के माइनस 5k माइनस 6k और माइनस ए के, तो लिखो माइनस ऑफ 6k और माइनस ऑफ ए के। इन सब का सम कितना होना चाहिए? जीरो। देखो मजा आ गया। अब सब में आई जे के कॉमन ले लो। चलो आई कॉमन ले लो तो हो गया 6 प्लस ए। यहां पे जे कॉमन ले लो, यह भी हो गया 6 प्लस ए। और यहां पे माइनस के कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस के कॉमन लो तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये तीनों का सम जीरो है इसका मतलब आई वाला अलग से जीरो होना चाहिए, जे वाला अलग से जीरो होना चाहिए, के वाला अलग से जीरो होना चाहिए, क्योंकि आई जे के साथ ऐड नहीं हो सकता, जे के साथ ऐड नहीं हो सकता। आई सिर्फ आई के साथ जाएगा, जे सिर्फ जे के साथ जाएगा, के सिर्फ के साथ जाएगा। बोलो बचवा लोग, एकदम मजा ले रहे हो जीवन का? पक्का सेट हो रहा है दिमाग में? तो अब अगर ये तीनों का सम जीरो है, ये इससे ऐड ही नहीं हो सकता, ये इससे ऐड ही नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब? ये खुद जीरो के बराबर होगा, ये खुद जीरो के बराबर होगा और ये इंडिविजुअल जीरो के बराबर होगा। तो जब आप इसे जीरो करोगे तो 6 प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू आ गया -6। जब आप इसे जीरो करोगे तो ये भी 6 प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू -6। और जब आप इसे जीरो करोगे -6 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, -6 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -6। ये तीनों से बराबर ही आना चाहिए था। अगर कहीं से अलग होता तो हम ये आंसर टिक नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पे ए का एक यूनिक वैल्यू ही है। अच्छा, समटाइम्स क्या होगा, क्वेश्चन वाला थोड़ा दिमाग लगाता है, कुछ ऐसा सेट करता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाए, तो यहां से फैक्टराइज करके सॉल्व करना उसको, तो ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जो x² - 2x + 1 इस तरीके का चीज आ जाए। आया बात समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वहां पे भी कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होगा वो जीरो होगा। और क्या करना होगा? इसका इंडिविजुअल जीरो, इसका इंडिविजुअल जीरो, इसका इंडिविजुअल जीरो। बोलो डन डना डन है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6। बोलो मस्ती में गेम चल रहा है? ओके, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं, इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट करके कि 3 फोर्सेस, जल्दी से सॉल्व करो। तो ये इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब? ये 2i + 8i कितना हो गया? 10i और -mi, तो i कॉमन ले लो तो कितना होगा? 10 + m। देखो सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। अब इतना क्यों करना है? सिर्फ 10 + m को ही जीरो के बराबर करो, तो m का वैल्यू हो गया -10। टिक करो और आंसर निकलो। अरे इतना फास्टर! अरे यही तो आदित्यानंद का कमाल है, जब तुम्हें बता दिया कि तीनों में से निकालोगे तो आंसर यूनिक ही आना चाहिए, अलग आएगा तो होगा ही नहीं। एक से निकाल के टिक करो, आगे निकलो। अब तुम घर में इसको ट्राई करना। ये कितनों को समझ आया और कितने लोग बन गए हैं अब AA आर्मी, जल्दी से बता दो, क्योंकि ये बनाने का मतलब है AA आर्मी बन गए तुम। बेसिक में सिखाया कि तीनों कर करके इसको करोगे तो एक ही आएगा, तो तीनों क्यों करें? एक ही करके आंसर निकाल के टिक करते हैं और आंसर निकालते हैं। अरे रे रे रे, तो आई वाला 8 और 2 10, और ये mi है कि नहीं? तो 10 + m और i, अब ये भी तो जीरो होगा। अरे यार, बोल रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, तो जब बोल रहा है 3 फोर्सेस दिस एंड दिस, क्या बोल रहा है? इंग्लिश थोड़ा सा हिला हुआ है,
यहां पे थोड़ा सा कॉमा देके लिख दो, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ये तीनों फोर्स एक्ट हो रहा है किसी, और उसके बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल को बता रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। थोड़ा इंग्लिश हिला हुआ है, टेंशन नहीं लेने का, ओके, पक्का, मजा में। चलिए, तो यहां से आंसर निकल गया और आप लोगों को मजा आ गया। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर अब अगला लेवल पे खेलते हैं। अब चला अगला क्वेश्चन देखो, ये रुका हुआ दिख रहा है तुम्हें क्या? हाँ, अगर कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तभी वो बॉडी इस तरीके से रुका हुआ रहेगा। यानी कि इक्विलिब्रियम का एक्चुअल में मतलब अलग अलग है, न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का एक और मतलब होता है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, लेकिन ये सब पढ़े नहीं है तो क्यों यहाँ पे फालतू लफड़ा पैदा करेंगे। यहाँ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं वेक्टर का। इक्विलिब्रियम का मतलब अभी क्या सीखे हैं, बस नेट फोर्स 0, और भी इसके मतलब है अपन सीखेंगे काइनेमेटिक्स में और न्यूटन्स लॉ में। तो अगर ये बॉडी रुका हुआ है, क्या तुम्हें ये ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं सर। क्या नीचे जाता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, ये रुका हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या कि ऊपर वाला जो फोर्स है, ये रस्सी का फोर्स होता है टेंशन, और कभी मास होना तो धरती माता mg नाम का फोर्स लगाती है, 10 इंटू जी। ये जी का वैल्यू भी हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मास को अगर केजी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है न्यूटन फोर्स। तो ये हो गया 100 न्यूटन। तो ये टेंशन और ये नीचे 100। अब इसको कोई 100 से खींच रहा है, अब सोचो ऊपर कितना होगा कि ये रुका रहे। तो ये और ये दोनों मिलके 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज काम करता है, साइन कन्वेंशन। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो टी पॉजिटिव होगा और नीचे वाला निगेटिव होगा, तो अपन लिखेंगे टी माइनस 100। किसने बोला मुझे 100 को माइनस लिखने के लिए? इस साइन कन्वेंशन ने। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक निगेटिव होगा। तो यहां पे हमने लिखा t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होगा, तो वैसे भी आ गया t इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एग्जांपल है। बवाल खड़ा कर देंगे, ऐसे तगड़े से तगड़े क्वेश्चन करेंगे। कहां पे? न्यूटन्स लॉ में। ओके सर, यहां पे इक्विलिब्रियम को और समझाता हूं। देखो, अब ये एक बॉडी है, क्या ये बॉडी और ये पॉइंट तुम्हें चलता हुआ दिख रहा है? नहीं। क्या ये रुका हुआ है? हाँ। मतलब ये जो मास है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, लिख देता हूं मैं, पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम। अब सोचो तुम जरा सा, ये इक्विलिब्रियम में कैसे है? इधर की तरफ फोर्स खींच रहा है, इसका मतलब कोई तो फोर्स होगा ना सर जो इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा। हाँ बेटा, ये नीचे की तरफ मास है तो नीचे की तरफ एक mg नाम का फोर्स होगा। कोई तो होगा ना सर जो ऊपर और नीचे को बैलेंस कर रहा है। तो वो कौन है? वो इस रस्सी में एक फोर्स क्रिएट होता है कॉल्ड टेंशन फोर्स। ये सब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ में। अभी तो बस मैं ये समझा रहा हूं कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg का, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है t का। देखते जा रहे हो? तो यहां पे अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो क्या होगा? ये फोर्स यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, देखो ध्यान से, यहां पे हमने इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, अब देखना ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखोगे? 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? t cos 30। इधर क्या हो जाएगा? t sin 30। ये t sin 30 ये 20 के बराबर होगा, और ये t cos 30 ये mg के बराबर होगा। तभी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। अब ये मैं क्यों किया? ताकि तुम्हें ये समझाने के लिए कि देखो x और y अलग अलग इक्विलिब्रियम पे है। x डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब t sin 30 20 के बराबर होगा। y डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब t cos 30 mg के बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ, अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ, तो ऐसे ये रुका रह ही नहीं सकता है, क्योंकि एक फोर्स तो इधर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है। तो नीचे वाले को कोई तो होगा जो ऊपर की तरफ रोक रखा होगा, इधर वाले को कोई तो होगा जो इधर खींच के रोका होगा, तभी तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है।
आया मजा तो जल्दी से बता दो। इक्विलिब्रियम का ये सारा चीज का ऑपरेशन कहां पे करेंगे सर? हम न्यूटन्स लॉ में। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 50 करेंगे। कितने करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे ऐसे ऐसे मेरे दोस्त। तो तुम लोग यहाँ पे बात को समझ लो कि सर आप एकदम बवाल कंटेंट दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट था वेक्टर में, समझना। और कंपोनेंट बताया भी, तो इसका फील भी दिला दिया मैंने कि टेंशन का जिधर थीटा उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर में साइन। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर एक्स डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम देखोगे तुम, तो क्या लिखोगे तुम? देखो ये t sin 30 1/2 हो गया, तो t/2 जो हो गया वो हो गया 20 के बराबर। तो t कितने के बराबर हो गया? 20 × 2 40 न्यूटन के बराबर हो गया। फिर दूसरा देखो, y डायरेक्शन का अगर इक्विलिब्रियम देखोगे तुम, तो क्या होगा? देखो t cos 30, cos 30 कितना होता है दोस्त? cos 30 कितना होता है दोस्त? √3/2। तो ये क्या होगा? ये क्या हो गया? cos 30 कितना होता है दोस्त? √3/2। कितना होता है दोस्त? √3/2। तो ये हो गया √3t/2 इज इक्वल टू mg। अब कोई तुमसे ये पूछ सकता है बताओ इस m का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये तो मैंने बताया नहीं। अब यहां से तुम इसको सॉल्व कर लो। यहां से m का वैल्यू m लिखो, g का वैल्यू 10 लिखो, और ये t का वैल्यू 40 लिख दो। तो ये m का वैल्यू क्या निकल रहा है वो देखो। m का वैल्यू क्या निकल रहा है? m यहीं पे रखो, तो ये लिखोगे √3। t का वैल्यू कितना रखोगे? 40। ये नीचे कितना आ गया? 2, और ये 10 नीचे आ गया। तो ये 10 से 2 20, और 20 से 2 में कटा 40, हो गया 2√3। √3 का वैल्यू हो गया 1.73। उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से। तो ये न्यूटन लिख दिया क्या मैंने? गलत है, मास है ना दोस्त, तो केजी होगा। तो 2√3 केजी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1.73। क्या ये तुम्हें समझ आया कि सर अगर x डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में है तो x लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट करेगा, अगर y डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में है तो y वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। मस्ती में चल रहा है जीवन एकदम, तो जल्दी से पॉज करके बोल दो सर मस्त मजा आ रहा है। फटाफट से बोल दो सर एकदम मस्त मजा आ रहा है, इक्विलिब्रियम का हमने एकदम भंडाफोड़ कर दिया है, ऑपरेशन कर दिया है बिल्कुल। अब अपन क्या पढ़ेंगे सर? इक्विलिब्रियम के बाद एक बढ़िया क्वेश्चन जो नीट में आता है वो करेंगे। जरा पढ़ना इस क्वेश्चन को, देखो अच्छे से पढ़ना। बोल रहा है 3 forces acting on a body are shown in the figure to have the resultant force only along y direction। देखो ध्यान से, to have resultant force only along y direction। इसका मतलब क्या? रिजल्टेंट फोर्स y में है, यानी कि x में कुछ भी नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स y में है, इसका मतलब x में कितना है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओनली वर्ड यूज किया। यानी कि इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स ये 0 है। ये किसने बताया? ये मुझे क्वेश्चन का ये वाला लैंग्वेज ने बताया कि ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहा है और रिजल्टेंट ओनली y डायरेक्शन में है, तो x को क्या होना पड़ेगा? 0। अब देखो, अब पहले सबका x निकालो। तो ये 1 न्यूटन है और ये 60 है, तो x क्या होगा? 1 cos 60। cos 60 कितना होता है? √3/2 न्यूटन। इधर की तरफ हो गया, चलो बढ़िया। अब हर एक का सिर्फ x निकाल रहा हूं मैं, y निकालना ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछा है वो देखो। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज। इसका मतलब मुझे y डायरेक्शन में कितना है ये थोड़ी पूछा, मुझे बोला रिजल्टेंट y में आना चाहिए, रिजल्टेंट y में आना चाहिए। तो बताओ कितना फोर्स की जरूरत है? तो रिजल्टेंट जब y में आना चाहिए तो y को क्यों देखूं मैं? जिधर 0 है उधर देखते हैं, जिधर 0 है उधर देखते हैं। तो मान लिया मैंने मिनिमम एडिशनल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो F ही है। मैंने बोल दिया कि F फोर्स रिक्वायर्ड है मिनिमम, ऐसा माना मैंने। लेट F फोर्स इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू हैव द रिजल्टेंट इन y डायरेक्शन। ये क्या होगा? ये हो जाएगा 1 cos 60, इधर 1 sin 60 होगा, जरूरत ही नहीं है। ये 2 का कंपोनेंट देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 30 है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी हो जाएगा 30। तो वो 2 cos 30 इधर होगा, इधर क्या होगा? 2 sin 30। sin 30 क्या होगा? 1/2, 1/2 × 2, तो ये हो गया 1। तो ये दोनों फोर्स इधर की तरफ हो गया,
अब ये 4 cos 30 इधर होगा, इधर वाला कितना होगा 4 sin 30। sin 30 कितना 1/2, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 1/2, तो कितना हो गया जल्दी बताओ 2। अब देखो ध्यान से, दो फोर्स इधर की तरफ है, 1 प्लस रूट 3/2 लिख देता हूं, 1 प्लस रूट 3/2। देखा, उसमें से ये दो को घटाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इधर के डायरेक्शन को प्लस मान लिया, इधर का डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये फोर्स मिलके जीरो तो हुआ नहीं है, हमने बोला एफ और रिक्वायर्ड है, जिससे ये क्या हो गया जीरो। अब वेक्टर में ये पूछा नहीं है तो एफ को हटा दो, एफ को हटा दो। अच्छा, मैंने गलत कर दिया यार, कैलकुलेशन गलत कर दिया। cos 60 1/2 होता है दोस्त, cos 60 कितना होता है 1/2, मैंने गलत कर दिया दोस्त। यहां पे देखो 1 cos 60, sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, cos 60 कितना होता है दोस्त 1/2, cos 60 कितना होता है दोस्त 1/2। तो यहां पे क्या लिखोगे 1 इंटू 1/2, तो हो गया 1/2, 1 इंटू 1/2 मतलब 1/2, और ये 1 इधर। बात आ रहा है समझ में, बात आ रहा है समझ में। cos 60 कितना 1/2, sin 30 कितना 1/2, दोनों 1/2। हाँ, टेबल रटवाया है तुम्हें। देखो ऐसे गलती मत करना बिल्कुल भी मेरी तरह, ठीक है ना बिल्कुल। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1/2, लिखो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 माइनस 2 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। मुझे ये एफ ही तो निकालना है, तो ये 1 प्लस 1/2 मतलब कितना हो गया 1.5 माइनस 2 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो ये घटाओगे तो क्या होगा माइनस 0.5 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। एफ का वैल्यू कितना हो गया 0.5। अब इतना नहीं करेंगे, ये तो बेसिक चीज मैं हमेशा पहले क्वेश्चन में बताता हूं, ये हमेशा बेसिक चीज मैं पहले क्वेश्चन में बताता हूं। अब सोचो कि अगर x को 0 करना है तो ये 1 और ये आधा, तो इधर क्या हुआ 1.5। अब 1.5 इधर है और 2 इधर है, तो कितना ऐड करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, जिससे 2 इधर और 2 इधर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों कैंसिल आउट कर देगा तो खत्म होगा, 0 हो जाएगा। बात आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो अपन ये यूज करेंगे कि इसने बोला टू हैव द रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब x 0 होना चाहिए, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज किया। अब एक क्वेश्चन से काम चलता नहीं है तुम लोगों का, तो एक और करो। चलो 0.5, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला देखो। बोल रहा है 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज सोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, फिर से वाई डायरेक्शन में है। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। तो पॉज करके अब इसे सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो हमेशा इसको कंपोनेंट, तो 1 का इधर हो गया 1 cos 60, तो 1 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो वो ये कितना हो गया 0.5। अरे cos 60 कितना होता है 1/2। बात आया समझ में। 2 का ये एंगल 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 30, इधर इधर 2 sin 30, 2 sin 30 का मतलब कितना हो गया 1, तो इधर कितना हो गया 1.5। अब ये 5 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये भी हो जाएगा 60, तो 5 का x में कितना हो जाएगा 5 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2 यानी कि 2.5। 4 cos 30 इधर हो गया, इधर कितना हो गया 4 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, इधर कितना हो गया 2, इधर दोनों का सम कितना हो गया 4.5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और उधर कितना लग रहा है 1.5 न्यूटन का, 1.5 न्यूटन इधर लग रहा है और 4.5 इधर लग रहा है। तो अब क्या होना चाहिए सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए, यानी कि x में ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्टेंट y में है। अब इधर 4.5 का, इधर 1.5 का है, इधर क्या करोगे 3 ऐड कर दो, तो 3 एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर 3 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ ऐड कर दोगे तो x 0 हो जाएगा, और x जब पूरा खत्म हो गया तो बॉडी का सिर्फ y ही बचेगा, तो रिजल्टेंट हमेशा y में ही जाएगा। अब कितना रिजल्टेंट y में है ये पूछता तो क्या करते, तो सिर्फ इसका कंपोनेंट लेते इधर, इसका कंपोनेंट लेते इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये पता चलता कि रिजल्टेंट y में कितना है। अब ऊपर वाला कम होता, नीचे वाला ज्यादा होता, तो नीचे में ऊपर को सब्ट्रैक्ट करके बोलते कि नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे है। अगर ऊपर वाला कंपोनेंट ज्यादा होता, जैसे 1 का 1 sin 60, 4 का 4 cos 30, ये दोनों का सम, और ये 2 का 2 cos 60 और ये 5 का 5 sin 60,
ये दोनों का सम में जो ज्यादा होता उधर नेट होता और दूसरे में से पहले को घटा देते, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर होता है, इसका डायरेक्शन नीचे होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना, एक नया चीज ऐड किया जा सकता है। फिलहाल हमारा आंसर क्या है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशनल फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, 3 न्यूटन का, और ये मैंने ऐड कहां पे किया है, इस डायरेक्शन में किया है। तो रिजल्टेंट का बेटा पूरा का पूरा मैंने तुम्हारे लिए दंगल मचा दिया है, कहना है बिल्कुल मजेदार एक्शन में चल रहे हो तुम लोग। तो रिजल्टेंट पे काफी कुछ अपन ने सॉल्व किया, समझाया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस लैंग्वेज को सिखाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेते, लेकिन ये मैं क्यों ले रहा हूं इस लैंग्वेज को सिखाने। ईस्ट ऑफ नॉर्थ सुने हो ऐसा लाइन, साउथ है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरीके से लैंग्वेज होता है, लिखते जा रहे हो पूरा का पूरा, है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लैंग्वेज होता है। इसका मतलब क्या है, हमेशा यहां से चलो। इसका मतलब ये होता है कि अगर बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से शुरुआत करके ईस्ट तक जाओ, हमेशा ये होता है। नॉर्थ से ईस्ट तक जाओ, हमेशा याद रखना, लास्ट से शुरू करके पहले पे जाएंगे, इसका ये मतलब होता है लास्ट से शुरू करके पहले पे जाएंगे, ये गलती कभी मत करना। तो नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट पे जाओ, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट ऑफ, इसको बोलते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट तक जाओ, देखो यहां से शुरू करते हैं, तो नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट पे इसमें है, इसीलिए आंसर ये हो जाए। नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट तक है, इसलिए आंसर ये ए हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, एकदम मस्त वाला मजा आ रहा है तो जल्दी से एकदम लाल वाला दिल बरसा। तो बचवा लोग एकदम मजे में, मस्त वाला क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया। तो जो भी चीज लास्ट में वहां से स्टार्ट लेंगे अपन। चलिए, तो ये चीज आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट ये लाइन सिखाने के लिए किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला चीज क्या है सर, अब अपन शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अपन क्या यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जल्दी जल्दी से इधर आ जाइए। अब ध्यान से मेरे बातों का आंसर करते चलो तुम लोग, ध्यान से मेरे बातों का आंसर करते चलो तुम लोग। देखो सपोज करो कि तुम अपने घर से, तुमने अपना एक ओरिजिन डिसाइड कर लिया 0,0, तुम निकले अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हो, सपोज करो अपने घर से, घर को ही मान लो ओरिजिन, लेकिन तुम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे, बीच में क्या हुआ, तुम्हारी वाली मिल गई तुम्हें। हाँ यही तो हमें चाहिए, पढ़ ले चुपचाप, नहीं तो निपट जाओगे। समझ आया कि नहीं आया, इधर आ जा। तुम्हारी वाली रास्ते में मिल गई, तो भाई साहब तुम्हारी वाली मिली तो वो रुकना तो बड़ा नॉर्मल सा है, तुम किसी तरीके से तो दोस्त के सामने तुम्हारी वाली तो समझ ही रहे हो सुपर पावर है, लेकिन तुम्हारा दोस्त जिगरी दोस्त है, तुमने किसी तरीके से हाथ पैर जोड़े, भाई मुझे थोड़ा समय दे दो, अब मैं दोस्त के यहाँ जाना बहुत अर्जेंट है, आदित्य सर ने डीपीपी दिया है, मेरा 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो तुम अपने दोस्त के यहाँ गए किसी तरीके से, तो ये जो तेरी वाली है उसका जो तुम्हारे घर से डिस्टेंस था वो कितना है, सपोज कर 2 किलोमीटर का था, ओके। और तेरा दोस्त जो है वो क्या है, तेरे घर से कितना आगे है, और यहां से 1 किलोमीटर आगे है, तो ये रहा 3 किलोमीटर यहाँ पे। तो तेरा दोस्त जो है तेरे घर से कितना आगे है बता, तेरा दोस्त तेरे घर से कितना आगे है बता मुझे। सर ये 3 किलोमीटर आगे है, ये कितना आगे हुआ, ये टोटल कितना है सर, 1 किलोमीटर है यहां से यहां तक। तो टोटल तेरा घर से तेरे दोस्त का घर कितना है, 3 किलोमीटर है, देखना ध्यान से। और तेरे घर से तेरी वाली का घर कितना दूर है, 2 किलोमीटर है। समझ आया कि नहीं आया। अब अगर मैं पूछूं कि पोजीशन ऑफ दोस्त विद रिस्पेक्ट टू तेरी वाली, ये क्या पूछ रहे हो सर। अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि बताओ मुझे दोस्त का पोजीशन तेरे वाले के घर के पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुम बताओ। जो दोस्त का पोजीशन है वो लोगे, और तेरी वाली का पोजीशन जो है ओरिजिन से वो लोगे, दोनों को घटा दोगे। हाँ सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, यही होता है बस,
यही करना होता है भैया पोजीशन वेक्टर में। अच्छा, तो ऐसा बात है। हाँ, तो अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस्त विद रिस्पेक्ट टू तेरी वाली, तो क्या करेगा तू? क्योंकि दोस्त का पोजीशन 3 है और इसका पोजीशन तेरी वाली का 2 है, तो 3 में से 2 घटाया तभी तो तू बोलेगा 1 किलोमीटर। कि दोस्त तेरी वाली के पोजीशन में कितना डिस्टेंस पे है? तो 1 किलोमीटर पे है। कैसे आया ये आंसर 1 किलोमीटर? इस 3 में ये 2 को घटाया होगा तभी तो। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस्त। अब यहां पे एक चीज आता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस और ओरिजिन, तो हम लिखते नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस और ओरिजिन हम लिखते नहीं है। मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख दो, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ तेरी वाली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको लिखने का और तरीका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस्त माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ तेरी वाली। इसको लिखने का एक और तरीका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस्त माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ तेरी वाली। आया मजा तुम्हें? लेकिन हमेशा याद रखना कि पोजीशन वेक्टर जो है हमेशा किसी रेफरेंस से लेते हैं, उस रेफरेंस को हम ओरिजिन बोल दिए हैं यहां पे। ये बड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन जब कोई वेक्टर 3D में हो, फॉर एग्जांपल मान लो किसी का पोजीशन वेक्टर जो है, मान लो पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम आर यूज करते हैं, R1 पोजीशन वेक्टर है किसी का, मान लो वो है क्या, मान लो यहाँ पे कुछ लिखना है क्या सर? हाँ बिल्कुल लिखना है। क्या लिखना है? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ऐसा। ये R1 क्या है? यह है पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का है, सपोज कर लो। तो अगर ये 3D में होगा तब लफड़ा कहां चला गया? वो वेक्टर प्लेन में चला जाएगा? नहीं, प्लेन के बाहर चला जाएगा, स्पेस में, क्योंकि I भी है, J भी है और K भी है यहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं बच्चों को कि देखो, सबसे पहले तुम एक ओरिजिन डिफाइन कर लो। सबसे पहले क्या करो तुम? एक ओरिजिन डिफाइन कर लो। सबसे पहले क्या करो तुम? ओरिजिन डिफाइन कर लो। ओके, बहुत बढ़िया, ये रहा ओरिजिन, 0,0,0। ये रहा एक्स डायरेक्शन, ये रहा वाई डायरेक्शन, ये रहा जेड डायरेक्शन। हमारे पास सपोज करो ये पॉइंट है, तेरे दोस्त का पोजीशन जो है वो यहां पे है, जिसको अब मान लिया मैंने ए, और तुम्हारे दूसरे वाले दोस्त का पोजीशन मान लिया मैंने बी। इन दोनों का भी पोजीशन होगा कुछ? हाँ बिल्कुल होगा। कहां से होगा? ओरिजिन से। ए का पोजीशन कुछ होगा, यहां से बी का पोजीशन कुछ होगा। देखो ध्यान से, ए का पोजीशन कुछ होगा, बी का पोजीशन कुछ होगा, और ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो हाँ या ना? इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को बोलते हैं। यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है वो आगे होगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो पीछे होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एक्चुअल में ए बी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो ए बी है, यही तो ए बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या है? ए बी है। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से सीखो। अब ए का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, हाँ, इसको मैंने मान लिया R1 वेक्टर, या RA मान लो, RA। बी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, हाँ, इसको मान लो RB वेक्टर। अच्छा, अब अभी जो पढ़ाया मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो लगाते हैं। तो ऐसा है एक वेक्टर और ये ऐसा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जो सेम सेंस में होगा और अपोजिट में होगा, ये दोनों जो सेम सेंस में होगा वो अपोजिट के बराबर होगा। यही सिखाया मैंने हमेशा। तो तुम क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे चलेगा, तो लिखेंगे RA प्लस एक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या इसको RBA भी लिख सकता था मैं। बोलो हाँ है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू RB, इज इक्वल टू RB। देखो ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, जो अभी पहले अभी तुरंत ऊपर में पढ़ाया उसका प्रूफ दे रहा हूं अभी तुरंत। देखो अभी तुरंत सिखाया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, तो तुम क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही तो बताया। अब ये 1D में तो खटाक से बच्चा समझ लेता है यहाँ पे कि अबे दोस्त का तेरी वाली से निकालना है तो दोस्त में तेरी वाली को घटा देंगे। लेकिन जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे 3D में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसे समझ में आना चाहिए कि हमें बी के पोजीशन वेक्टर में से ए को घटाना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को ऐसे लिखा जाता है BA।
और बी में से ए को घटाना पड़ेगा। क्या बात क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया? मतलब जहां एरो है और जहां टेल है, एरो में से टेल को घटा दो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें कभी भी पोजीशन वेक्टर निकालना है, आर लिखता हूं, पोजीशन वेक्टर निकालना है हेड का टेल से, तो तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल निकालना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना। मजा आ गया हो तो जल्दी से वाई टैप कर दो। मजा तो अब आएगा जब इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करोगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड टेल निकालना है, ये है हेड, ये है टेल, तो हेड में से टेल को घटा। अरे सर ये तो क्या ही मजा दे दिया आपने। ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखोगे जल्दी बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही तो सिखाया मैंने। अरे सर यानी कि पोजीशन ऑफ ए बी, तो क्या पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, क्योंकि ए का पोजीशन निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो ए में से बी को घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया तुम्हें? यहीं से रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। एक्सेलरेशन निकालूंगा। अरे सर ये तो बड़ा अच्छा चीज समझा रहे हो आप, रिलेटिव का फील दे रहे हो। यस बच्चा लोग, सब एकदम बेसिक तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारा, तगड़ा अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं जिससे कि तुम एकदम बवाल खड़ा कर दोगे दोस्त। ठीक है भाई, पक्का? चलिए सर, तो अब 1-2 क्वेश्चन करवाइए सर। जैसे कि ये देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है 0.2, 3, 5, इसका मतलब होता है ये 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 5k कैप है, ये समझ लो। ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये अपने मन से लिख लो। ये जो तीनों होता है इसमें आई जे के अपने मन से लगा लिया करना। ये क्या है? यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ q, इसको क्या लिखोगे? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब ये P और Q है, हमें बोला है इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी मैंने बताया था कि फोटो बना लो एक्स वाई जेड से। अब ये देखो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर अब कहां से कहां चला है? P से, फ्रॉम P, यानी कि P से चला कहां तक? Q तक। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। बोलो मजा आया कि नहीं आया? तो ये जो PQ है, ये PQ वेक्टर को ही अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यही तो सिखाया मैंने, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मुझे यही निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा जल्दी से बताओ? मैं लिखूंगा ये जो PQ वेक्टर होगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा। यही अभी तो रस्सी सिखा रहा हूं, हेड में से टेल को घटा देंगे। तो Q का पोजीशन वेक्टर कितना है? देखो 3i 4j 5k, और उसमें से 2i 3j 5k, तो 3i में से 2i गया, कितना बचा? i। 4j में से 3j गया, कितना बचा? j। 5k में से 5k गया, कितना बचा? निपट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो i कैप प्लस j कैप हो गया इसका क्या? पोजीशन वेक्टर। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखना, इसमें से इसको घटा के निपट मत जाना। ऑप्शन हो सकता है वो भी हो, इसमें नहीं है, नीट का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा तो कहां से कहां जा रहा है वो देखो। बोल रहा है फ्रॉम P टू पॉइंट Q, तो P से Q जा रहा है, तो ये चाहिए मतलब Q में से P को घटाना है। तो Q में से P को घटाया, तो 3i में से 2i गया i, 4j में से 3j गया j, और ये 5k में से 5k निपट गया, तो हो गया i प्लस j। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो तुरंत से। बोल रहा है द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स A, तो ये क्या लिखोगे? i कैप, 1 है तो i, 1 है तो j, और माइनस है तो माइनस के लिखो। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तुरंत से सॉल्व कर दूंगा अपने ही मन से, समझ लेना बेटवा। अब क्या बोल रहा है? एंड पॉइंटिंग फ्रॉम A टू B, अगर A से B जा रहा है, यही बताया अभी तुम्हें, A से B जा रहा है तो B में से A को घटाओ, तो R ऑफ B में से R ऑफ A को घटा दो। यही चाहिए तुम्हें। क्या चाहिए? वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट A टू B। अगर ये वेक्टर निकालना है तो B में से A को घटाना पड़ेगा, तो B में से A को घटाओ, तो B 2i में से i गया, कितना बचा? i माइनस 3j में, और इसमें माइनस j, तो हो गया माइनस 4j। ध्यान से देखो, और प्लस 4j में से, और यहां माइनस है तो प्लस k हो जाएगा, प्लस, अरे ये क्या है? k है ना, और k लिखो, प्लस 4k में से प्लस, प्लस क्यों बोला? ये घटा रहे हो तो इसके आगे माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5k। ये का आंसर देखो कहां पे है? i के माइनस 4j प्लस 5k, ये यहां पे है।
बोलो मस्त वाला फील आ रहा है, मजा आ रहा है, तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, और एकदम लाल वाला दिल बरसा देना बेटा, एकदम लाल वाला दिल बरसा देना दोस्त, ताकि मुझे एकदम शांति मिल जाए कि क्या जबरदस्त मेरा बचवा और बचवी लोग है। पक्का। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर दिस टू दिस। अब तुम मैग्नीट्यूड पूछा इसने, तो पहले वेक्टर निकालो, वेक्टर निकालो यहां से यहां जा रहे हो, इसमें से इसको घटाओ। अब -2 -4 तो हो गया -6i कैप। देखो फास्टर बना रहा हूं, -2 + 2 निपट गया जे, -2 -2 -4 के कैप। इसका क्या बोला मैग्नीट्यूड, तो 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर का रूट, ये हो गया 36 + 16 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 36 + 46 और 6 52। अरे बोलो √52। 52 को क्या करोगे, इसको लिख दो कितना, 26 × 2 तो 13 × 2 26 × 2 26 × 2 तो 2 बार 2 का 1 बार 2 बाहर, 2√13। ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड। इतना ही फास्टर तुमको बनना पड़ेगा जितना फास्टर मैंने तुम्हें बनाया। इसको अगर ये निकालने में तुम्हें दिक्कत आई रत्ती भर भी, तो ऊपर का दोनों क्वेश्चन खुद पॉज करके पहले सॉल्व करो अभी तुरंत। तुम्हें ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम जल्दी में ये क्वेश्चन मैंने किया, इतना ही जल्दी तुम्हें नीट में करना होगा कि यहां से यहां जा रहा है तो इसमें से इसको घटाना है, घटाना है तो ध्यान में रखना ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 -4 -6, यहां -2 और यहां माइनस से मल्टीप्लाई +2, तो जे वाले से निपट गया, और के -2 है और ये -2 -4 के हो गया। मैग्नीट्यूड पूछा है तो खटाक से मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर होता है, इसीलिए इसे लिखा। ये स्पीड कितने लोगों के साथ था, और कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम में जितने देर में मैंने 2√3 निकाला उससे पहले निकाले, जरूर कमेंट करके बताओ कि सर मैं आपसे पहले निकाल दिया था ये, या मेरे साथ निकाला था। क्योंकि करना नीट में ये है, इतना कहानी बना के सॉल्व करने से नीट नहीं सक्सेस होगा, इतना कहानी बना के जेईई मेन सक्सेस नहीं होगा, तुम्हें फोड़ना पड़ेगा स्पीड में दोस्त, इसके क्वेश्चन इतने। बहुत शानदार मेरे प्यारे। अब आया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को अपन क्या समझेंगे जल्दी से बताओ, कि कंपोनेंट इन 3D। डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट इन 3D। अब जरा ध्यान देना, मजा दिलाऊंगा। कंपोनेंट इन, सपोज करो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ये है x, ये है y और ये है z। ध्यान से देखना, सपोज करो ये एक वेक्टर है, सपोज करो ये एक वेक्टर है, ठीक, कोई परेशानी नहीं है, एकदम मजे में चल रहे हो। ये वेक्टर जो है वो वेक्टर इस प्लेन में है, जितना बोल रहा हूं उतना ही सुनना, अभी इस प्लेन में है वेक्टर। तो मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टक 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 टक, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टक 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 टक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वेक्टर है, कोई वेक्टर है सपोज कर लो ए, ठीक है, ये ए वेक्टर इस एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा, हाँ मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, अगर मैं लिखूं कॉस अल्फा तो तुम क्या बोलोगे बताओ मुझे, कॉस अल्फा क्या बोलोगे, कि ये जो एक्स वाला डिस्टेंस है वो लिखो, इसको मैं बोल देता हूं ये ए एक्स है, एक्स डायरेक्शन में कितना चला ए एक्स, वाई डायरेक्शन में कितना चला मान लेते हैं ए वाई, ठीक है बिल्कुल। तो कॉस थीटा क्या होगा, और ये क्या है, ये लेंथ किसके बराबर होता है जल्दी बताओ, ये लेंथ किसके बराबर होता है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, मतलब ये दूरी कितना हो गया, ए हो गया। बोलो मजा आया। यानी कि अगर मैं बोला ये एक वेक्टर है ए, तो ए का वैल्यू क्या होगा सर, अगर ए का वैल्यू मैं लिखूं, अगर मैं ए का वैल्यू लिखूं जल्दी से देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसका क्या मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन ए एक्स, ये है ए एक्स आई कैप, तो ये एक्स डायरेक्शन में मैंने लिया ए एक्स आई कैप, ये क्या है ए वाई जे कैप, मतलब ये दूरी जो है वाई डायरेक्शन वाला इस वेक्टर का वो ए वाई है। अब अगर ये एंगल अल्फा है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कॉस अल्फा बताओ कितना होगा, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, कॉस अल्फा कितना होगा जल्दी से बताओ, तो सर कॉस अल्फा होगा b/h। b क्या है ए एक्स, h क्या है a, क्या लिखोगे ए एक्स बाई, कोई लफड़ा, जल्दी बता दो मुझे। इक्वेशन 1, अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर y डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया है बीटा,
तो कॉस बीटा क्या होगा, ये ट्रायंगल देख लो, कॉस बीटा क्या होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल इज मेड ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस बीटा क्या होगा, बी बाय एच, बी कितना है ए बाय एच कितना है ए, बोलो हाँ है ना। कॉस बीटा कितना होगा, ये होगा ए वाई बाय ए इक्वेशन 2। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअल में मेरा वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई नहीं था, मेरा वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप भी था। लेकिन मैं अगर इतना लफड़ा शुरुआत में पाल देता तो तुम समझ नहीं पाते कि सर क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मेरा वेक्टर कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर है, समझना, समझा रहा हूं अभी मैं। आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर, इसका मतलब मेरा वेक्टर ऐसे है सर, ये ज्यादा बढ़िया हो, ये थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है इसका, मेरा वेक्टर ऐसा है आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर। मैं ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाया, लेट इट बी अल्फा, वाई एक्सिस से एक एंगल बनाया, लेट इट बी बीटा। क्या जेड एक्सिस से एंगल नहीं बना रहा है, हाँ सर, लेट इट बी गामा, लेट इट बी गामा। एक्चुअल में जेड एक्सिस यहां थोड़ी है दोस्त, जेड एक्सिस कहां पे है, यहां पे है, देखो ये है जेड एक्सिस, ये हाथ जो है मेरा, ये है जेड एक्सिस, तो ये एंगल हो गया जेड एक्सिस के साथ। तो अगर कोई वेक्टर ए अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाए, कहां से, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो मैं क्या लिख सकता था बताओ। मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखने के लिए इस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता, इस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। वैसे ही इस वेक्टर से परपेंडिकुलर अगर जेड में ड्रॉ करता तो यहां पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ऐसा ही, उसका जो बेस होता, जैसे ए एक्स इसमें बेस आया, ए वाई इसमें बेस आया, ए जेड इसमें बेस आता, और हाइपोटेन्यूज क्या होता जल्दी बताओ, जो ये वेक्टर इटसेल्फ है ए। तो अगर मैं यहां पे समझा दिया तो अब वो 3D इफेक्ट बहुत बढ़िया समझ में आया होगा तुम्हें। तो फटाफट से फील करके बताओ कि मेरा वेक्टर कहां पे है, स्पेस में है सर, यहां पे। जब स्पेस में वेक्टर है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अल्फा बीटा और तीसरा एंगल भी है जो कि मैं यहां नहीं बना पा रहा हूं, तो ऐसे बना दिया, जिसको मैंने लिखा गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा is the angle made by vector A with x direction, y direction and z डायरेक्शन। जब भी कभी ऐसा हो कि अल्फा बीटा गामा कोई एक वेक्टर मेड करे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, तो ऐसे केस में कॉस अल्फा ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए, जैसे कि अभी तुरंत बता दिया मैंने इसको। और जो होगा ये वो कितना होगा जल्दी से बताओ सर, तीसरा वाला जो होगा कॉस गामा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए जेड बाय ए। ये इक्वेशन था, बोलो मजा आया तुम लोगों को। ऐसे सिचुएशन में ये जो चीज मैंने लिखा है यहां पे, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन। अब इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या आया वो अगले पेज में लिखूंगा मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑल दीज इक्वेशन, क्योंकि यहां पे खिचड़ी हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग क्या, इक्वेशन 1 2 एंड 3। टेंशन मत लो, लाइट चली जाती है आजकल, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा लाइट कम हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, टेंशन मत। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बोलो मजा आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हाँ सर, स्क्वायर करके ऐड ही तो किया है आपने, यस, कॉस स्क्वायर गामा। ये सब किसके बराबर है, 1 के बराबर हो जाएगा।
ये कैसे लिख दिया सर आप 1 के बराबर हो जाएगा? यही तो गेम था बेटा। देखो जरा सा यहां पे देखो, ये ए एलसीएम हो गया ए, ये हो गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अरे बोलो, लेकिन ये स्क्वायर कौन करेगा दोस्त? अरे बाप रे, इसका स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा ए जेड स्क्वायर। और दोस्त मेरे, अगर ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे दोस्त? ये होगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। और रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? ए के बराबर। तो अगर मैं इसे ए लिखूं और स्क्वायर हटा दूं तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को अपन क्या लिख पाएंगे दोस्त? ए स्क्वायर। तो इसके बदले जब मैं ए स्क्वायर लिखूंगा तो ये ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निपट गया, निपट गया। खपाच खपाच, आंसर हो गया 1। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये एल एम एन को बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन। एक रिजल्ट यहां से आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को थोड़ा और लिख लो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये एल एम और एन को। बात मस्त वाला समझ आया तो आग और दिल बरसा दो। एक और चीज सीखो, इस कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। बोलो इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं, ये माइनस 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 उधर जाएगा, हाँ सर, और ये 1 इधर आएगा। 1 2 3, 3 में से गया कितना बचा? 2। तो मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा होता है किसके बराबर? 2 के। ये भी बड़ा ही मजेदार सा रिजल्ट है इसके ऊपर, क्योंकि 1 1 2 1 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर है। अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल मेड बाय द वेक्टर इन स्पेस विद एक्स डायरेक्शन, विद वाई डायरेक्शन एंड विद जेड डायरेक्शन। ऐसे केस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मजा आया तुम्हें? अच्छा लगा तो एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना देते हैं। देखो, जैसे कि तुम्हें लिए एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या 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 सर क्या, जल्दी से बताओ। ये देखो, जैसे कि मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बताओ। मैंने लिखा ए वेक्टर दिया हुआ है, बोला द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए का मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू बताओ, कॉस बीटा का वैल्यू बताओ और कॉस गामा का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो इस ए का क्या करो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, यही सिखाया है मैंने। और कॉस अल्फा क्या होगा? ए एक्स, मतलब आई के पीछे वाला। अरे क्या सिखाया? ए एक्स बाय ए। और ए एक्स क्या होगा? आई के पीछे वाला 2, और 2 के नीचे ये ए रखो तो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, प्लस 4 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 4 20, और ये 25, तो ये कितना हो गया टोटल? 45। कितना हो गया? 45। तो गया रूट अंडर 45। 2 बाय रूट 45 कहां पे है? यहां पे है, और कहीं पे है? नहीं है, तो यही आंसर होगा। ये हो गया कॉस अल्फा। और कॉस बीटा देखो, ए वाई कितना है? ए वाई बाय ए वाई कितना हो गया? 4 बाय रूट अंडर 45, और ये कितना हो गया? ए जेड माइनस 5 बाय रूट अंडर 45। बोलो मजा आया? तो ये आंसर हमारा मैच कर गया है। तो क्या डायरेक्शन कोसाइन निकाल दोगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकालेंगे? ये आई के पीछे वाला, जे के पीछे वाला, ए के पीछे वाला, और उसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, और ये ए एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ही इंडिकेट करता है सर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए, पूछा डायरेक्शन कोसाइन, तो सीधा निकालो, इसके पीछे क्या है? 1, और इसका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाय रूट 3, अगला 1 बाय रूट 3, अगला 1 बाय रूट 3। क्या इतना फास्टर तुम लोग किए थे? तो जल्दी बता देना हाँ सर।
डायरेक्शन कोसाइन भी सिखा दिया सर आपने, पोजीशन वेक्टर भी सिखा दिया। एक और क्वेश्चन लो जल्दी से, धमाका मचाओ। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, अगर अल्फा बीटा है तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? 2। चलो दोस्तों, कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया था। हम हैं नायाब सीरीज में, जहां फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 की मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों को, और आप लोग इसे बड़ा ही सीरियसली ले रहे हैं। कमेंट्स लाइक तो कर ही रहे हैं आप लोग, शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक और भयानक से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ क्वेश्चंस मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, वो जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। चलो।